तो आप लोगों को पता ही है कि करंट अफेयर पे लेक्चर्स और सब कुछ होने वाले थे पीसीएस के लिए, बट आरओ को ध्यान में रखते हुए जितने भी रिसोर्सेस मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें से पिक करके प्राथमिकता के आधार पर 500 प्रश्नों को तैयार करने की जो प्रक्रिया थी, 200 से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं। करंट अफेयर में इंटरनेशनल का जो टॉपिक है उसमें हमने 2024 के पहले और 24 में जो परिवर्तन हुआ उनको हमने एक छोटे से रिसर्च वीडियो के माध्यम से समझा ही था। करंट अफेयर की शोध श्रृंखला उसी पैटर्न पर हमने इन क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं। 100 प्रश्न हैं कुल मिला करके। इनके ऑप्शन भी वैसे ही फ्रेम किए हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको पिक किया है। 40-45 मिनट दे करके आप इनको अगर देख लेंगे 100 प्रश्नों को, तो हो सकता है कि एक तो सॉल्व करने का एक तरीका भी विकसित हो जाएगा और ये 100 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण तैयार भी हो जाएंगे। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं। पीसीएस के लिए हम अलग सीरीज से तैयारी करेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। शुरू करें अभी? अगर नहीं किया है तो ये शोध श्रृंखला वाला जो वीडियो है, कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है आईआर में, मतलब इंटरनेशनल में जो करंट अफेयर है, वो देख लीजिएगा। 5-7 मिनट दे दोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये ज्ञान से ज़्यादा कवरेज का उद्देश्य है और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराना लक्ष्य है। तो बहुत तेज़ी से हम करेंगे। ऑप्शंस को वैसे ही फ्रेम करने की कोशिश कीजिए जैसे एग्जाम में पूछा है, आपने देखा ही। तो बिल्कुल साइलेंट रहो और शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में, हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि सबको समझ में आए, अंग्रेजी ऊपर लिखा हुआ है तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी दिक्कत नहीं होगा, वो पढ़ लें, देख लें। हिंदी में पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ूंगा अगर अंग्रेजी हिंदी दोनों में तो उससे समझ ज़्यादा पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु इसलिए पूछा गया क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन गंगा ये सब पूछा ही गया है। तो इस पर विचार करना है। म्यूट कर लो, बिल्कुल म्यूट कर लो। इसका पर्पज क्या है? भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संभावित निकासी। किसने शुरू किया? विदेश मंत्रालय ने। कहाँ शुरू किया? कह रहा है खाड़ी देशों में। कहाँ कह रहा है? खाड़ी देशों में। फिर क्या कह रहा है? खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है। फिर कह रहा है मध्य पूर्व क्षेत्र में भारत का पहला निकासी मिशन है। जहाँ पे भी पहला शब्द इस्तेमाल करें थोड़ा सा सजग हो जाओ। मध्य पूर्व, वैसे भी मिडिल ईस्ट इतना डिस्टर्ब रीजन है कि इससे पहले न मालूम कितने मिशन चलाए जा चुके होंगे। तो मध्य पूर्व में पहला मिशन होगा तो संभावना है ही नहीं। दूसरा कट करोगे तो 1 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य खाड़ी देशों में रहने वाले 66% से अधिक प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और बाकी सब डिटेल है, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी में सवाल उसने पूछा है, देखो यहाँ पे। तो मैच कराना है, क्रोनोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैचिंग है। मैचिंग पे तो पूछा ही है। तो ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन गंगा। अब आपको पता है कि गंगा यूक्रेन का था, आपको पता ही है। 90 से 91 में खाड़ी में युद्ध चल रहा था तब की है। तो 2 तो आपको पता है। व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो मिडिल ईस्ट शुरुआत में प्रॉब्लमेटिक रहा है तो उसको पहले कर लो। जैसे उसको पहले करोगे तो 1991 वाला गल्फ वार के समय जो ऑपरेशन चला तो पहले आ जाएगा, बाद में फिर ऐसे आता जाएगा। ऑपरेशन गंगा अभी रिसेंट की बात, उसको लास्ट में रख लो तो आप कर पाओगे इसको। ऑपरेशन राहत किसके लिए है? यमन संघर्ष के दौरान। हाल ही समाचार में देखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। वैसे तो ईरान एक अरबिक कंट्री है, अरबिक नाम होना चाहिए था। आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए महत्वपूर्ण लगा सवाल कि भाई बाउंसर थोड़ा सा है। तो ट्रू प्रॉमिस 3 ये किसका है? ईरान का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अप्रैल 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की श्रीलंका की यात्रा जो थी उसका थीम क्या था? अब देखो, सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये तो सागर का एक नाम है एक हिसाब से। जरा भी कॉमन सेंस नॉमेनक्लेचर वाला थीम लगाओगे समझ जाओगे। नेबरहुड टुगेदर, पड़ोसी एक साथ। फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट। एक्ट ईस्ट अगर आपको पता है इससे रिलेटेड नहीं है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इसको कर सकते हो। 2 बचा, दोनों में से एक चुनना था आपको। आंसर इसका सही क्या है? सी। फ्रेंडशिप भी है, कमिटमेंट भी है और सेंचुरीज से हमारा रिलेशन भी है, तो सी ऑप्शन होगा। सदियों की मित्रता, समृद्ध भारत के लिए प्रतिबद्धता। द टर्म मेगा पार्टनरशिप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आपने सुना होगा मागा। तो कॉमन सेंस लगा सकते थे कि कुछ अमेरिका से रिलेटेड है। तो इसमें मागा के साथ साथ एक हिसाब से बागा भी है। मेक भारत, या जो भी एमबी है, मेक भारत ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ठीक है ना। भारत हमेशा से महान है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आतंकवाद बुर्किना फासो में है। भारत को कह रहा है कि 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक्चुअली आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2024 की बात कर रहा है। 25 में जम्मू कश्मीर में 26 भारतीयों को धर्म के आधार पर मार दिया गया। तो ये अगर घटना छोड़ दिया जाए, दुर्घटना,
तो उतनी ज़्यादा आतंकवाद की घटना 2024 में देखी गई नहीं गई है। तो 8वें स्थान पे भारत नहीं होना चाहिए। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, इसको एलिमिनेट कर दोगे। जैसे इसको हटाओगे, आपको या तो ये या तो ये, तो 1 और 4 तो पक्का होगा, तीसरे पे विचार कर लेते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आतंकी संगठन है। पाकिस्तान में आए दिनों में तालिबान का नेटवर्क मजबूत हुआ है, स्पेशली जो टीटीपी है, और इसलिए क्योंकि जो अफ़गानिस्तान तालिबान है, उसने कोऑपरेट करने से मना कर दिया है पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पे। कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं। तो ये थोड़ा-सा आप यूज़ कर सकते थे स्किल, तो 134 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आतंकवाद बुर्किना फासो में, उसके बाद पाकिस्तान पे, ठीक है? बुर्किना फासो, फिर पाकिस्तान, फिर सीरिया, फिर माली, फिर नाइजर। हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत किस देश को चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान किया? उसका आंसर है सीधा-सीधा म्यांमार, ठीक? ऑपरेशन दोस्त आपको पता ही है, जो दोस्त नहीं है उसके लिए दोस्ती। उसकी बात है, क्या नाम? टर्की वगैरह। युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन लगा, क्योंकि नाम है युग युगेन भारत नेशनल म्यूजियम। तो एक तो कॉमन सेंस है कि भाई ये इंडिया में होगा, युग युगेन इस तरीके से नाम है, ठीक है। लेकिन किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो जो मैंने आपको पढ़ाने के पहले, मतलब ये बताने के पहले मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता है रियल एग्जाम में, तो कैसे अटेम्प्ट करता? तो सोचा मैंने कि भाई भारत का जो कल्चरल टाई अप है जिसके साथ सबसे ज़्यादा, उसके साथ भारत नेशनल म्यूजियम वगैरह डेवलप करेगा। कह रहा है कि किस देश की मदद से विकसित कर रहा है भारतीय म्यूजियम? मुझे लगा जापान सबसे ज़्यादा भारत का कल्चरल एस्पेक्ट में मजबूत पार्टनर है, म्यूजियम वगैरह उसकी मदद से डेवलप करेगा भारत। तो मैंने जापान सोचा मार्क करूँगा, पर इसका आंसर है फ्रांस, क्योंकि यूके पे नज़र नहीं जाएगी, बदमाश कंट्री है, उतना सपोर्ट भारत को करता नहीं। जर्मनी वगैरह के साथ इस तरीके के कल्चरल टाइज है नहीं भारत की बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी वगैरह में ठीक है। फ्रांस और जापान में से आप चुन सकते हैं। जापान पे मैं मार्क करता जो गलत है, फ्रांस इसका आंसर है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा सुनकोसी 3 जल विद्युत परियोजना जो है, निम्न में से किन 3 देशों के त्रिपक्षीय सहयोग से विकसित की जा रही है? अब अगर सामान्य भी आपको पता हो, तो ये जो जल विद्युत परियोजना है, आपको भी पता है जल विद्युत परियोजना भारत का श्रीलंका के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये चर्चा हो ही रही है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सके। अभी वैसा अंडर सी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया। श्रीलंका हटा दो, अब बचा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, भारत, चीन, नेपाल। चीन के साथ हो सकता है क्या ऐसा कुछ? नहीं। तो भारत, भूटान, बांग्लादेश, उसके पास खुद ही तिब्बत में इतना कुछ है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, इनमें से कोई एक चुनना है। इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। और वैसे भी पता है कि भूटान के साथ लैंडस्केप वगैरह का थोड़ा इशू हो सकता है। हालांकि भूटान के साथ में हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं जाकर के डेवलप करते हैं, उन्हीं से खरीद लेते हैं। 1 मिनट, अलार्म बज रहा है। फाइन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष किसे घोषित किया गया? तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या आंसर? 2025। जो भी वर्ष पूछेगा किस वर्ष को घोषित किया गया, वो 25 और 26 में से मोस्टली कोई होगा। 24 बीत चुका है, बीते की कोई बात नहीं करता। 25 और 26 में से 25 आनगोइंग है, 26 आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी इसी तरीके से पूछा था उसने, ठीक है। कोई तो म्यूट नहीं करके रखा है। हाँ, सितंबर 2024 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में किस राष्ट्र के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? आपको पता है अमेरिका के साथ में 2008 में ही हो गया था 1 2 3 डील। अब उसके साथ तो कुछ अभी क्या होगा, एक बार हो चुका है ऑलरेडी, सरकार जाते जाते बची थी। रूस के साथ तो बहुत पुराना सहयोग है। बचा फ्रांस और यूएई। तो अब आप सोच सकते हो कि फ्रांस के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं, अब होगा क्या? इसका आंसर है डी। डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा पढ़ लेना, ज़रूरत नहीं, जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी मैं खुद बोल दूंगा। ये आपके आर के बाद भी काम आएगा पीसीएस के लिए, इसलिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जब पी आर दे लेना उसके बाद में पढ़ लेना, ठीक है, तब काम आएगा, ये महत्वपूर्ण है। मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के बारे में क्या सही है? कह रहा है कि मॉरिशस जो है वो पहला अफ्रीकन कंट्री हुआ है जिसने कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सिग्नेचर किया है आईएसए के मैंडेट के तहत। फिर कह रहा है मॉरिशस जो है वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला दूसरा देश। तो इसका जवाब क्या है कि भाई जो मॉरिशस है वो पहला अफ्रीकी देश है, सही बात है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ये एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन वो दूसरा देश नहीं है, बल्कि क्या है, पहला अफ्रीकी देश, ठीक है। हाल ही में भारत में एकीकृत फूड पार्क यानी कि
इंटीग्रेटेड फूड पार्क के विकास के लिए गुजरात सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ठीक, तो अब जो ये फूड पार्क है, इंटीग्रेटेड फूड पार्क या मेगा फूड पार्क, ये सब जनरली फूड प्रोसेसिंग के लिए है। एक तो अबू धाबी की कंपनी है, ये कंपनी है, ये है, नहीं पता है, ध्यान रखने का। सबसे ज़्यादा पैसा है दुबई वालों के पास में, यूएई वालों के पास में, उन्हीं में से कोई एक मार्क कर देना। ठीक है, क्लीन एनर्जी का तो मतलब ही नहीं बनता है, फालतू है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। सी इसका आंसर है, अबू धाबी की कंपनी। बड़ा प्रोजेक्ट है। विथ रेफरेंस टू, इस तरीके से सवाल उसने पूछा है इससे पहले भी। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन बांग्लादेश कंसिडर द फॉलोइंग। बांग्लादेश के बारे में क्या कि 2025 अगस्त में, यहाँ पे 25 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, माफ़ कर देना। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, सही है। भारत बांग्लादेश ने 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में, जिसे 100वें संविधान संशोधन द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर क्या है? सही। आपको पता है कि 100वां लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट शेख हसीना की गवर्नमेंट के रहते हुए 2015 में हुआ था, जिससे पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ा था। 2 दिन पहले क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था बेरूवाड़ी यूनियन का केस समझा दीजिए। एक्चुअली सारा बवाल वहीं से हुआ कि अगर भारत अपनी सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए अपनी लैंड, अपने टेरिटरी का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे राष्ट्र को देती है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनली कुछ चेंज करती है तो जरूरत नहीं संविधान संशोधन की, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। तो ध्यान रखना इस। बांग्लादेश के हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के संबंध में क्या सही है? बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौता या आर्टेमिस एकॉर्ड पर सिग्नेचर किया है, तो इस बारे में क्या सही है? बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड में शामिल होने वाला 54वां देश बना, 54th कंट्री बना। बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको सबको पता है कि आर्टेमिस एकॉर्ड बेसिकली पहले मून पर जाने के लिए था, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी एक्सपायर हो रही थी, तो अमेरिका की जो संस्था नासा है और अमेरिकन जो साइंटिफिक साइंस जो डिपार्टमेंट है, स्पेस डिपार्टमेंट है, उसने सोचा कि आउटर स्पेस ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने फिर आर्टेमिस एकॉर्ड पे लोगों के सिग्नेचर कराने शुरू किए, जिसमें भारत ने पहले ही कर दिया था, बांग्लादेश ने अभी किया है। मज़े की बात है कि मैं नासा की साइट पे गया और देखा आर्टेमिस एकॉर्ड में कौन कौन शामिल है। पाकिस्तान नहीं दिखा मुझे। तो पाकिस्तान नहीं दिखा, मैं सोचा था पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा, बांग्लादेश क्यों दिखा, पता नहीं। ऐसा नहीं कि साइंटिफिकली पाकिस्तान पिछड़ा है बांग्लादेश से, दोनों बकवास हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ध्यान रखना, इंडिया है। टोटल 55 देशों ने सिग्नेचर अब तक कर दिया है। बेसिकली मून से संबंधित था, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी के एक्सपायर होने की स्थिति में अब ये आउटर स्पेस में जो भी एक्टिविटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, सस्टेनेबल होगी, ह्यूमनिटी के लिए होगी, इस बारे में समझौता है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे साइंस का करंट अफेयर तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संबंध में क्या सही? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है। नाइस फ्रांस में हुआ, कह रहा है हमारा सागर हमारा भविष्य, त्वरित कार्यवाही के लिए एकजुट। पता है, जब बहुत सकारात्मक हो, बहुत थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा हो तो डाउट मत करो, या तो तुमको पता है नहीं है तो ठीक है, नहीं पता है तो नेसेसरी डाउट नहीं करने का। कह रहा है कि एसडीजी जो 14 है, लाइफ बिलो वाटर, आपको पता है 2 टाइप की एसडीजी है, क्या है? 13 क्लाइमेट जस्टिस है, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। तो ये लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहा है, लाइफ बिलो वाटर की प्रतिबद्धता। अरे भाई, ओशियन ट्रीटी है तो ओशियन पर कॉन्फ्रेंस है तो लाइफ बिलो वाटर की तो बात करेगा, लाइफ ऑन लैंड की बात थोड़ी करेगा। तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ा खेल है। 95 से अधिक देशों ने प्लास्टिक पोल्यूशन पर एक ट्रीटी आई जो बाइंडिंग थी, इसका विरोध किया। सामान्यतः यूपीएससी के स्टूडेंट को बताया जाता है कि बाइंडिंग कहीं पे भी हो तो उसको गलत काट दो, तो इसमें भी जानबूझ के स्टेटमेंट डाला गया कि बाइंडिंग ट्रीटी है तो इसका विरोध किया होगा। मजे की बात है कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों को समान रूप से परेशान कर रही है। तो प्लास्टिक, स्पेशली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, क्योंकि उनके पास सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन पर बाध्यकारी संधि जो बाइंडिंग ट्रीटी हुई, इसका किसी ने भी विरोध नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ठीक नहीं है, पहला दूसरा सही है। ठीक है। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या आईसीसी से बाहर निकलने की घोषणा की? पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया। एक्चुअली आईसीसी एक फालतू संस्था है जिस पर जो सिग्नेटरी पार्टी है वो बाध्यकारी होता है कि अगर कोई क्राइम करता है अगेंस्ट ह्यूमनिटी तो आईसीसी में मामले को लेके जा सकता है, लेकिन जो भी आईसीसी की कोर्ट में लेके जाएगा मामला, दोनों को पार्टी होना जरूरी है, नहीं तो फिर उसका फैसला लागू नहीं होगा दोनों पे। ठीक है। और जिस देश के खिलाफ भी ये पास करता है ऑर्डर,
वो छोड़ देता है इसको लगभग, तो हंगरी ने छोड़ दिया अभी। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अभी छोड़ क्यों दिया? क्योंकि भाई नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, ऐसा वारंट जारी किया गया था, तो हंगरी ने अपोज किया कि भाई नहीं चाहिए ही नहीं। अब हंगरी में उस समय कितने ज्यूज रहते थे, कितना मारे गए थे नाजी जर्मनी के कार्यकाल में, तो एक अपराध बोध तो है ही है, और इजराइल के फेवर में एक सिंपैथी तो है ही है, तो ऐसा क्यों करेंगे लोग? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, एक्चुअली विज्ञान संस्थान कोई रिसर्च वाला नहीं है, प्रशासन करने वाला, प्रशासन का विज्ञान, प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, विज्ञान प्रशासनिक संस्थान नहीं है, ठीक से पढ़ना इसको। ये कोई इंटरनेशनल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसका साइंस इंस्टीट्यूट है, यानी कि प्रशासन के विषयों को अध्ययन करने के लिए एक साइंटिफिक एकेडमी है, ठीक है? नहीं तो पता चले कि तुम साइंस का समझ करके उस हिसाब से सोचना शुरू कर दो। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर है भारत। याद रख लेना, लेकिन ये जानबूझ के बोला है ताकि ध्यान में रहे। इसके चेयरपर्सन कौन है? नहीं लिखा है। हाल ही में 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने या किन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा किया है या सदस्यता प्राप्त किया है? तो इसमें आंसर क्या है? एक और दो, अल्जीरिया और इंडोनेशिया। ठीक, अर्जेंटीना ने पहले ही ब्रिक्स से मेंबरशिप वापस ले ली है, तो एनडीबी में क्या ही रहेगा वो। हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिनों की आपातकालीन स्थिति के कारण इमरजेंसी घोषित की गई, वायलेंस था काफी। 2025 में आयोजित छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन है उसके बारे में विचार करना है। ये सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। इसका जो थीम था वो था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, बड़ा सकारात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, जनरली सही होता है सब। इस सम्मेलन के दौरान पहली बार बिम्स्टेक विजन 2030 को अपनाया गया। हाँ ठीक है ना, 2030 विजन को अपनाया गया। 2025 में सम्मेलन हो रहा है, इससे पहले 3-4 सम्मेलन कहीं हुआ होगा, 4-5 साल हो गया होगा बिम्स्टेक के सम्मेलन किए हुए। तो ऑफ कोर्स पिछले 5 साल में अगर पहला दूसरा ही सम्मेलन है तो विजन 30 अपनाने में क्या समस्या है? अभी अपनाएंगे ना, 2019 में थोड़े अपना लेंगे, ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं। भारत ने क्षेत्रीय तनाव के कारण बहिष्कार किया। अरे भाई, सार्क का भारत बहिष्कार कर रहा है, इसका नहीं। सार्क का बहिष्कार तब कर रहा है जब पाकिस्तान के यहाँ उसको होना था, एजेंडा प्रोपोगेट कर रहा था पाकिस्तान, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, पीएम ने खुद पार्टिसिपेट किया था इसमें। 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है उसके बारे में बताओ क्या सही है? ये सम्मेलन 2025 में मस्कट, ओमान में हुआ। ठीक है, हुआ होगा। सम्मेलन का विषय क्या था? वॉयज टू न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब देखो भैया, ये कोई बिम्स्टेक नहीं है, ये कोई राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन नहीं है, ये सम्मेलन कोई यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते नहीं तो वहाँ भी नहीं जाते। ये सम्मेलन है, एक ओशियन कॉन्फ्रेंस है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो इसके में जो पार्टिसिपेशन है वो मिनिस्टर लेवल का, कोई अर्थ साइंस उसका ओशियन से जुड़ा हुआ जो मिनिस्टर है वो होगा, या फॉरेन मिनिस्टर होगा, या कोई प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा मंत्री होगा, या एमओएस होगा, वो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा इतने छोटे कार्यक्रम में। छोटा नहीं है मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं राष्ट्र के लिहाज से। तो पहला दूसरा सही है। पीएम को हर जगह पार्टिसिपेट मत करवा दो, और पीएम गए होते तो आप सुने ही होते कुछ ना कोई भाषण वगैरह। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का मुख्य विषय क्या था? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अब टेक्नोलॉजी है, वो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, तो भाई उसका थीम क्या हो सकता है? वसुधैव कुटुंबकम। साइंस का वसुधैव कुटुंबकम से क्या लेना देना है? वैसे देखा जाए डायरेक्टली बहुत लेना देना है। वसुधैव कुटुंबकम का लेना देना जनरली कोई अलायंस हो रहा है, या कोई ह्यूमनिटी का कॉज है, या कोई क्लाइमेट है, इस तरीके से। नया युग, ये तो इंडियन नाम है, इस तरीके से क्यों होगा भाई? ठीक है, कि भारत के लिए होगा, इंटरनल मामला होता तो नया युग शुरू हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, संभावना हो सकता है, लेकिन चूंकि भारत में हो रहा है तो संभावना एक शब्द ठीक लगता है, तो संभावना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से चुन लेना, संभावना इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी कि ये क्वेश्चन सीधा रिपीट हो, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर के आधार पर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उससे आपके सही होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। 2024 में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, और इसलिए ऑप्शन को भी वैसे ही फ्रेम किया गया है जिस तरीके से वो पूछता रहा है। 2024 में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? पहला कि भाई भारत ने 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया, और 5 मिलियन का सहायता पैकेज। $5 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं, किया होगा पर्यटन वर्ष। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सहयोग को डिजिटल फ्यूचर हित आसियान भारत फंड के माध्यम से बढ़ाया गया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। ठीक है, अब इंडोनेशिया में नहीं, इसका ये गलत है, ये लाओस में किया गया, इसका आंसर है लाओस में आयोजित किया गया। ठीक है,
अगला सवाल, 2024 में 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उस पर विचार करना है। हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 16वां, कहाँ पे हुआ? कजान, रसिया में हुआ, अंडर द थीम। अब ब्रिक्स सम्मेलन वहाँ पे हुआ था 2024 में, और 25 में कहाँ हुआ है बताओ? अभी ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, तो कजान रसिया में हुआ तब। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक बात है। भारत की यूपीआई को बहुत सराहा गया, ठीक बात है। अर्जेंटीना ने पूर्ण सदस्यता, अर्जेंटीना पहले ही बाहर हो चुका है, उसने नाम वापस ले लिया जब से वहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट सॉरी अमेरिका फेवर वाली गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक बैंकॉक में हुआ। ठीक है, बिम्स्टेक के अब तक 6 सम्मेलन ही हुए हैं, ये भी पूछ सकता है। दूसरा, 10वां ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग ब्राजीलिया में, चूंकि ब्राजील में होने वाला था। सागरमाथा डायलॉग, ऑफकोर्स सागरमाथा कहते हैं उधर हिमालय को, वहाँ पे, तो काठमांडू में हुआ, ऑफकोर्स नेपाल में। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कह रहा है जिनेवा में हुआ, एक्चुअली गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जिनेवा में नहीं है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ, तो ये गलत है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में, नाम से ही कोलंबो स्पष्ट है, श्रीलंका एंड नेवर्स, तो इसकी स्थापना 2015 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ने किया था मिलकर के। ठीक है, इसमें भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साथ और भी 2 मेंबर्स हैं। ठीक, बांग्लादेश 5वां सदस्य बना, ठीक बात है। 8वां जो बैठक हो सेशल्स द्वारा आयोजित किया गया, नहीं, बाकी सब गलत है, सिर्फ यही है कि बांग्लादेश 5वां सदस्य बना है। ठीक है भाई, शुरुआत में 2011 में स्थापना की गई थी, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने स्थापना किया था। मालदीव में फेवरेबल गवर्नमेंट थी, और उसके बाद में 2 और मेंबर आ गए इसमें। ठीक, मॉरिशस के द्वारा आयोजित किया गया, सेशल के द्वारा नहीं। मॉरिशस ज़्यादा फेवरेबल है, सेशल भी ज़्यादा फेवरेबल था, लेकिन सेशल की गवर्नमेंट फेवरेबल थी, पार्लियामेंट में थोड़ी बदमाशी हो गई था, अदरवाइज हमारा वहाँ पे एक सैन्य बेस होता। ठीक है, रेटिफाई नहीं किया वहाँ के पार्लियामेंट ने। व्हाट वाज द टोटल एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, लास्ट ईयर भी इसने 2024 के पीसीएस में भी शायद पूछा था इससे रिलेटेड कुछ, कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है। तो टोटल एफडीआई कितना आया है भारत में 2024 में, मई 2025 तक की स्थिति, 24-25 में कितना आया है? 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। लेकिन जो कह रहा है एज ऑफ मई 2025, इसका मतलब है कि मई में जो डेटा रिलीज किया गया अपडेट होकर के कि 31 मार्च 2025 तक कितना एफडीआई है, इसका मतलब ये है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर है 81.04, $81.04 बिलियन। कोई कहेगा बढ़ा है, हाँ बिल्कुल बढ़ा है, जनरली एफडीआई बढ़ जाता है अगर कोई मंदी उंदी नहीं आ गई, या कोई ऐसा जो फेडरल बैंक है अमेरिका का उसने कुछ बिग बैंग नहीं कर दिया तो ये कितना ज़्यादा है? 14% ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। सबसे ज़्यादा किसको मिला है एफडीआई? कॉमन सेंस है यार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह को मिला होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? सिंगापुर टॉप पे है, मॉरिशस उसके बाद में है, और फिर अमेरिका है। एक ज़माना था मॉरिशस सबसे टॉप पे चल रहा था, और इस पर क्वेश्चन भी लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने पूछा कि जब से भारत ने डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन किया है, डीटीए मॉरिशस के साथ, तब से वहाँ से इन्वेस्टमेंट में कमी आई। सही बात है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो इंडियन लोग होते थे अपना पैसा क्या करते थे, मॉरिशस ले जाते थे, मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, मॉरिशस प्रॉफिट शिफ्ट करते थे, और चूंकि प्रॉफिट में मॉरिशस बहुत कम टैक्स लगाता था, ना के बराबर टैक्स लगाता था, इसलिए वहाँ से इन्वेस्टमेंट करते थे। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनी कर रही है या कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है, और जो देश ऐसा करता है, फैसिलिटेट करता है, उसको कहते हैं रेस टू बॉटम वाला कंट्री, यानी कि सबसे कम टैक्स लगाएगा ताकि कुछ तो इन्वेस्टमेंट आए। विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल देश कौन सा है? भूटान है। 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। असम का मोइडाम्स को 43वें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लास्ट ईयर भी लेक्चर में इसको हमने कवर किया था। भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग कमाते हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा है। अदरवाइज गल्फ में इतने लोग रहते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है, 20-25 हज़ार बेचारों को मिलता है, 50 हज़ार मिलता है मैक्सिमम। हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन नेतन्याहू ने शुरू किया था, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ठीक, जून 2025। मई 2025 में विश्व का पहला वाणिज्यिक ई मिथेनॉल की संयंत्र किस देश ने शुरू किया? ठीक है, तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क ना, हाँ डेनमार्क। कनाडा द्वारा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को समाप्त किए जाने के बारे में क्या है? कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा जल्दी अप्रूव करने के लिए शुरू किया था, जो समाप्त कर दिया है अभी, 11 नवंबर 24 को ख़त्म किया। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत, पाकिस्तान, चीन वगैरह को मिलता था, वैसे भी कनाडा में ये लोग ज़्यादा जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं?
अच्छा, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। ये 2015 में नहीं शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था, माफ करना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 40वां, ठीक है। 132 देशों में भारत 40वें स्थान पर है। कौन जारी करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इंडेक्स से बीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WTO से जुड़ा हुआ है। 24 में भारत 39वें स्थान पर है, यानी एक स्थान फिसल गया है। हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा कर दिया हो तो भारत थोड़ा नीचे आ गया हो, जरूरी नहीं कि एक स्थान फिसल गया तो भारत ने खराब परफॉर्म किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन किया गया यूएई दुबई में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की खराब ही रैंकिंग होगी, उसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन ये जो टॉप वाले हैं उनके बारे में थोड़ा देख लो। सबसे पहले नॉर्वे शानदार काम कर रहा है, उसके बाद एस्टोनिया, उसके बाद नीदरलैंड और फिर स्वीडन। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति बहुत खराब होगी। कितनी भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में? इंडिया के रैंक है 151, बहुत खराब, ठीक है। हालांकि पिछले साल से बेहतर है, पिछले साल 159 था, इस बार 151 है, 8 रैंक का सुधार किया गया। चंगई मिशन, लास्ट ईयर भी चंगई मिशन को मैंने कवर किया था, लेकिन उसने पूछा था लूपेक्स के बारे में, ठीक। चंगई मिशन अब भी इम्पॉर्टेंट है। तो चीन ने पार्टनरशिप किया है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान जिसके साथ कोई साझेदारी नहीं करता उसके साथ वो कर रहा है। क्लाइंट कंट्री है ना, एक टर्म यूज करते हैं क्लाइंट कंट्री, तो पाकिस्तान क्लाइंट कंट्री। हाल ही में एशिया की सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित अंकोर वाट के संबंध में क्या सही है, उस पर विचार करना है। पहला, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है और टाइम्स ट्रेवल इसको रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, 2024 के पहले 8 महीने में $100 मिलियन से ज़्यादा पैसा आया, ठीक है। तीसरा, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आर्कोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। तीसरा स्टेटमेंट सकारात्मक है, सही है, पहला भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन $100 मिलियन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए गलत है। इसका आंसर है 1 एंड 3। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत 130th पोजीशन पे है। बांग्लादेश और भारत एक समान डेवलपमेंट इंडेक्स पे है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट बराबर है। नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया और टॉप किया। यहाँ पे थोड़ा गेम हो गया एक्चुअली, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरे में गेम ऐसे हो गया है कि आइसलैंड टॉप पे है, नॉर्वे नहीं, फिसल गया नॉर्वे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, भारत और बांग्लादेश सेम रैंक पे 130th पोजीशन पे है और भारत का जो स्कोर है वो 0.685। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है कि भाई कितनी उम्र तक आप जियोगे, हेल्थ एजुकेशन की क्या स्थिति है, आपकी इनकम क्या है। किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लॉयलिस्ट जो है उनको टारगेट करते हुए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? उसका नाम है बांग्लादेश। इजराइल हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कौन सा सदस्य बना है? 69th। भारत अंगोला के संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत अंगोला के बीच राजनयिक संबंध 1985 में शुरू हुए। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। इस सवाल को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है, भारत ने उसकी काफ़ी मदद की है। भारत अफ्रीकन यूनियन की जो डायलॉग होती है वो भी स्थापित है। G20 का मेंबर बनाने में भारत ने काफ़ी मदद किया है। तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष बने हैं अंगोला के राष्ट्रपति, इसकी वजह से सवाल फ्रेम किया गया है, ठीक। क्या नाम है उनका भाई? जो मैनुअल गॉनक्लेब्स लोरेनको, ठीक। यार रेसिस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, बट ऐसे याद रखो, गॉनक्लेब्स है ना, स्लेव्स, इंडियन अफ्रीकन ये सब स्लेव थे एक हिसाब से देखा जाए। इंडियन तो नहीं स्लेव थे, रेड इंडियन स्लेव थे एक्चुअली, और गोरे लोगों ने गुलाम बना के रखा था। तो स्लेव्स से क्लेब्स याद रख लेने का, ठीक। 2024 में शुरू किए गए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में विचार करना है। इसमें कौन कौन है? साउथ कोरिया, भारत, अमेरिका, जापान। सकारात्मक स्टेटमेंट ने फ्रेंडली कंट्री से दिक्कत लग नहीं रहा। महामारी के दौरान हथियारों की नहीं बकवास है। इस गठबंधन की पहली बैठक सैन डिएगो अमेरिका में हुई। चूंकि अमेरिका इसमें है, यहाँ पे सैन डिएगो अमेरिका में है तो ठीक लग रहा है। ये बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान आयोजित की गई। बाकी स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं 134, दूसरा वाला गलत। इसका पर्पज क्या है देख लो। इसका उद्देश्य दवा की आपूर्ति की कमी को दूर करना है। फार्मास्यूटिकल से आपको अंदाजा आ ही गया होगा। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में की घोषणा की गई। रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में क्या सही है? रायसीना डायलॉग आपको पता ही क्या होता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और फॉरेन मिनिस्ट्री के माध्यम से आयोजित किया जाना वाला क्या है? एक डिप्लोमेटिक आयोजन है जो नई दिल्ली में आयोजित होता है।
ये सांग्रीला डायलॉग के आधार पे डेवलप किया गया है। 2025 में 10वां संस्करण था, ठीक है। 2025 में मुख्य अतिथि जो थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यह आयोजन मुंबई में हुआ था। अरे भाई मुंबई में क्यों होगा, दिल्ली में होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है। 25 में हुआ, 10वां एडिशन था और क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक। इसकी थीम क्या थी भाई? इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल सेंट्रिक ग्लोबल ग्रोथ, सतत विकास और मानव केंद्रित वैश्विक वृद्धि, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मई 2025 में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है ब्राज़ील। एक कॉमन सेंस लगाओ, जिस भी देश में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला होता है, और ब्रिक्स ही नहीं, G7 हो, G20 हो, जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ उस साल महिला G20, विमेन G20, ये कल्चरल G20, वो G20, सब G20 के सम्मेलन भारत में हो रहे थे। जिस भी राष्ट्र में उस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस को होना है, उस मल्टीलेटरल जो संगठन का सम्मेलन होना है, वहीं सारे सम्मेलन होते हैं उससे रिलेटेड। तो ब्राज़ील में हुआ तो ब्राज़ील में ही होना था, उसमें क्या है। भारत द्वारा आयोजित ITU WTSA के संबंध में क्या सही है? अब ये ITU से संबंध में आता है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन होगा ये। क्या सही है इसमें? कह रहा है कि इसका आयोजन मुंबई में हुआ। ये पहली बार है जब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन में हुआ। और फिर कह रहा है कि इसमें क्वांटम तकनीक और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। सारे स्टेटमेंट सकारात्मक लग रहे हैं, लेकिन कुछ तो बदमाशी हुआ है। मुंबई में शायद नहीं हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली में होते हैं या किसी बहुत ऐसे उससे उस टॉपिक से, उस विषय से जुड़े हुए जगह पर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई ऐसा स्टार्टअप वगैरह होता है, बेंगलुरु में होता है, इस टाइप का आप सोच सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। तो नई दिल्ली में हुआ था और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार हुआ है। क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा पे हुआ, ठीक है। 6G वगैरह कैसे डेवलप करेंगे, ये सब। फरवरी 2025 में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन का उद्देश्य क्या है? तो फरवरी 25 में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन शुरू किया। इसके बारे में सही ये है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना, भारत श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, भारत नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं को एक सांस्कृतिक मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से एकजुट करना। मैंने आपको बार बार कहा है कि नॉमेनक्लेचर का जो थीम है वो हर जगह काम आता है। यहाँ पे लिखा है ट्राई सर्विस, यहाँ पे क्या लिखा है मित्र? ट्राई सर्विस। ट्राई सर्विस मतलब कोई सर्विस होगा, कोई संस्था होगी, वो डिफेंस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता डिफेंस है कि नहीं है, लेकिन सर्विस की बात कर रहे हैं। जैसे भारत में कहते हैं ना, CDS क्या है? 3 सर्विसेज को लीड करते हैं, ठीक है ना, इंडियन डिफेंस सर्विस चीफ, इस तरीके से बोलते हैं। तो ट्राई सर्विस में कोई सर्विस है, ठीक है, कोई विभाग है। तो भाई पर्यटन की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक ही कह रहा है। व्यापार भी नहीं हो सकता। सशस्त्र सेनाओं, तो सेना की बात कर रहा है भाई, 1 2 3, तो सेना की बात किया, तो इस तरीके से ट्राई सर्विस। एक्सपेडिशन की बात कर रहा है, एक्सपेडिशन वैसे भी थोड़ा जोश वोश की बात है, व्यापार पर्यटन की बात नहीं। तो आप इसको मार्क कर सकते थे कि तीनों राष्ट्रों की सेनाएं मोटरसाइकिल पे निकलेंगी, है ना। 2024 में AI प्रभावशाली व्यक्तियों और वैश्विक डिजिटल नियमों के बारे में कौन सा कथन सही? ठीक, AI इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा है 2024 में। कह रहा है कि अनिल कपूर ने बॉलीवुड में AI इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, इसलिए इस सूची में इनको शामिल किया गया। अनिल कपूर फैमिली ड्रामा से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए, और ऐसे रोमांटिक फिल्मों से AI में इनोवेशन कैसे करेंगे? और उनकी उम्र भी नहीं रही AI में इनोवेशन करने के लिए। वो तो शाहरुख खान या कोई भरता सितारा करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। टाइम की 2024 के सबसे प्रभावशाली AI व्यक्तियों की सूची में 15 भारतीय हैं। मैं नहीं पता है नहीं है, भगवान जाने। दूसरा ऑप्शन गलत है, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो। वैसे भी 1 और 3 ऑप्शन आ गए, ठीक। लेकिन अब फिर से विचार करो कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम साल के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन कर दिया है। तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया बैन कर दिया है, ये भी सही है। अब आंसर क्या है इसका? कि भाई टाइम की जो लिस्ट आई है उसमें 15 भारतीयों को शामिल किया गया है जिन्होंने AI के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। सही बात है। अनिल कपूर को AI में नवाचार के लिए नहीं, बल्कि AI का अवैध उपयोग ना हो उसको रोकने के लिए उनको एक हिसाब से उनके इमेज को इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पे बैन लगा दिया है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बारे में बताओ। जुलाई 2025 में ब्राज़ील में गए, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। उसी समय वो घाना वाना भी चले गए, तो घाना की उनकी पहली यात्रा है, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन उसी समय गए, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उसी समय गए थे क्या या उसके बाद गए थे? घाना, घाना बाद में गए थे, उसी समय गए थे?
बाद में गए थे। हाँ, ब्रिक्स के टाइम पे गए थे। ठीक है। तो घाना की उनकी पहली यात्रा है और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तीसरा गलत है। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में थे ब्रिक्स सम्मेलन में, और उसके बाद घाना की पहली यात्रा है उनकी भी, और भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने पिछले 30 साल में पहली बार घाना की यात्रा की। ठीक है। 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के संबंध में विचार करो। उर्सुला बॉन डेर लेन यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, काफ़ी समय से हैं और मोस्ट पावरफुल विमेन में गिनी जाती। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 25 में फरवरी में भारत आई थी। ठीक बात। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली यात्रा थी। एक्चुअली इससे पहले भी आ चुकी हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट से ही तीसरा गलत है। सन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय, अभी इस पे बात कर चुके हैं शायद, इस पे बात कर चुके हैं कि कहाँ सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था शायद। अब इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर है कोई भारतीय, दिल्ली में हुआ था, V श्रीनिवास। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि V श्रीनिवास को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है 1 मार्च को मनाया जाता है। 25 की थीम है वी स्टैंड टुगेदर, और ये यूनाइटेड नेशन की महिला शाखा के द्वारा मनाया जाता है। इसका आंसर 1 और 2 है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV के द्वारा मनाया जाता है, यूएन विमेन के द्वारा नहीं मनाया जाता। ठीक है। निम्नलिखित में से किन देशों को 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन में भाग लेने से बैन कर दिया गया? आपको पता है रूस को हर जगह से बैन कर दिया गया, तो रूस तो वैसे भी शामिल रहेगा। कांगो में मारपीटाई चलती रहती रहेगा। पाकिस्तान का थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने, जैसे भारत कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो इस वजह से बैन वैन लगता रहता है, तो पाकिस्तान भी है। तो इसका आंसर तीनों, कांगो, पाकिस्तान और रूस, तीनों। अगर ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाते कि पहला है तीसरा है, तो पहला तीसरा किस में है? इसमें है, और ऑल ऑफ द अबव भी है, तो कन्फ्यूजन है तो ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाने का। जब एक तरफ नेगेटिव कोई स्टेटमेंट हो, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, आपको नहीं पता कि ये नेगेटिव वाला नहीं ही होगा, अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट कि ये नहीं ही होगा, नकारात्मकता के बारे में जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त ना हो, तब आप सकारात्मक के साथ जाएं। जीवन में जब आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले में कोई अच्छाई नहीं है, तब आप उसकी बुराई ना करें। ये सकारात्मकता जरूरी है एग्जाम के लिए भी। सिपरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार खर्चे के बारे में बताओ। दुनिया में जो खर्च है लगभग 3 ट्रिलियन पहुंच गया, जो 23 की तुलना में बढ़ गया है, बढ़ता ही रहता है सैन्य खर्च। यूरोप में सैन्य खर्च में 17% की बढ़ोतरी हुई। यूरोप में आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। मध्य पूर्व में कमी आई। मध्य पूर्व में हमेशा मारपिटाई चलती रहती है और अमेरिका अपना हथियार बेचता रहता है, कमी तो नहीं आएगी। तो थर्ड कॉमन सेंस से रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। हाँ, आगे देखते हैं। क्रिस्टी कॉवेंट्री एंड ओलंपिक कमेटी, क्रिस्टी कॉवेंट्री एंड हर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में विचार करना है। तो ये जो क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं, ये चुनी गई हैं कहाँ पे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्या अध्यक्ष, और ये उसके अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, कह रहा है। और ये सिर्फ महिला नहीं है, पहली अफ्रीकी नागरिक भी हैं, और इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खेल मंत्री के रूप में काम किया। तो मैंने आपको यहाँ पे देखो थीम क्या बताया था, कोई पहला हो, PM प्रेसिडेंट है, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी बड़ी संस्था के व्यक्ति, भारत से जुड़ा हो, या जेंडर, रेस आदि के आधार पर पहला या विशिष्ट हो, तो उसके बारे में सवाल सामान्यतः पूछ लेता है। तो भाई ये पहली महिला है, पहली अफ्रीकन महिला है, अफ्रीकी नागरिक, तो इस नाते थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या विषय है बताओ? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को ना कहें। जून 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों से प्रवासियों के आने पर बैन कर दिया। कहा भाई हमारे देश को
पोल्यूट करेंगे, सुरक्षा को खतरा पैदा करेंगे। उसका जवाब क्या है? अफ़गानिस्तान यार बिल्कुल डेंजरस स्टेट है अमेरिका के लिए। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग आतंकवादी हो सकते हैं, बल्कि इसलिए कि अमेरिका को अगले 50 साल तक डराएगा अफ़गानिस्तान, जब तक उसको खदानें नहीं मिल जाती अफ़गानिस्तान में। म्यांमार ऑफ़ कोर्स, ईरान बिल्कुल जानी दुश्मन नंबर 1। पाकिस्तान के साथ आजकल उनके लव लेटर्स शेयर हो रहे हैं, तो उसको बैन नहीं करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरित परिवाहक का पुरस्कार किस संगठन को दिया गया? ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टर ऑफ द ईयर बाय द ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या है? दिल्ली मेट्रो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन में, अपने यातायात में सबसे ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी के यूज करता है, उसको ये पुरस्कार दिया गया। एक्चुअली एयरलाइंस जो है जेट फ्यूल यूज करते हैं, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करती नहीं भारत में। अब बचा दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन 2026 तक शायद कंप्लीट होगा, तो वो भी आंसर में नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम में जो बसें हैं सीएनजी से चलती हैं, ठीक बात है, लेकिन पोल्यूशन तो करती ही है। मेट्रो सबसे क्लीनेस्ट मोड समझा जाता है, तो इसका अवार्ड इसी को जाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी मून के बारे में विचार कीजिए। तो स्ट्रॉबेरी मून जो है जून या जुलाई में पूर्णिमा के बारे में है। ठीक, स्ट्रॉबेरी मून ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देने वाला चंद्रग्रहण होता है। भाई यहाँ पे पूर्णिमा या चंद्रग्रहण है, अपोजिट है। आपको थीम बताया था लॉजिकल गेसिंग का। दो स्टेटमेंट जब आपस में अपोजिट हो, क्वाइट कंट्राडिक्टरी हो, तब दोनों सही नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा दूसरा गलत होगा। तो मान लो ये सही है, लंबा स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर सिर्फ एक होगा। पूर्णिमा की बात कर रहा है, जंगलों में फल पकने लगते हैं इस समय। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित कथन डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला इसके अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। एक पेशेवर इंजीनियर संगठन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला सही है। दूसरा तीसरा क्यों गलत है? भाई पुराना है, 1847 में हुआ था, और ये चिकित्सा का है, मेडिकल का है, लिखा ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? आपको पता है, मिलेट ईयर पूछ चुका है यूपीपीसीएस 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, किसे घोषित किया? 2026 को। महिला किसान वर्ष का मतलब क्या है? महिलाएं खेतों में बहुत काम करती हैं। अगर आप देखोगे गाँव में, गाँव और शहर, विलेज एंड सिटी, शहर में इकोनॉमी के करंट अफेयर में अगर पूछ ले, शहर में महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम है, गाँव में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे कारण है कि महिलाएं सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होती हैं। तो खेती बहुत करती हैं महिलाएं, लेकिन उनका ड्यू शेयर, ड्यू रिकॉग्निशन आज तक मिल नहीं पाया है। इसकी वजह से 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में महिलाओं के योगदान को रिकॉग्नाइज करना, और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, कि घर के काम भी करने पड़ते हैं फिर भी खेती करनी पड़ती है, उन चुनौतियों को दुनिया को बताना। इससे क्या होगा? सेंसिटाइजेशन होगा, जेंडर सेंसिटिविटी आएगी। जेंडर जस्टिस की दिशा में सेंसिटाइजेशन पहला चरण है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में विचार करना है। विद्युत उत्पादन क्षमता, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन क्षमता, भारत जो है पिछले 5 सालों में सबसे तेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर होगा यार। पहले स्थान पर कहता था, डाउट आता, तीसरे स्थान पर हो सकता है। इस श्रेणी में सिर्फ चीन और अमेरिका आगे हैं, तो डिजर्व भी करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दिक्कत की बात नहीं। मई 2025 में 11वीं सिट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? अब ये मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट का मतलब भाई मिडिल ईस्ट में होगा कहीं, तो सारे मिडिल ईस्ट वाले हैं। अब लॉजिस्टिक वाली बात है, तो जो सबसे ज़्यादा व्यापार व्यापार करता होगा वो उसका होगा, तो इसका आंसर दुबई है। ठीक। बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन डेविड हंट, आपको बताया, जो शेख हसीना है उनके लॉयलिस्ट को मारना है चुन चुन के। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है किसी भारतीय संस्थान को। उसका नाम है नीम हंस। पहले भी बताया, नीम हंस ठीक ठाक रिसर्च करता है मेंटल हेल्थ को लेकर के। नीम हंस का ही सर्वे है कि भारत में, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, और वो संख्या कितनी है? 3000 या 10,000? तो देखो मित्रों, टोटल 9,000 बता रहे हैं, लगभग 10,000 क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं भारत में। तो ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, इतनी कम संख्या है। तो ये नीम हंस मेंटल हेल्थ पर रिसर्च करती रहती है। इसका आंसर नीम हंस बेंगलुरु है, जिसे WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जिनेवा में हाल ही चर्चा में रहे स्ट्राइड EUI। अब EU लिखा हुआ है यार, EU है यहाँ पे और I है, यानी EU इंडिया की बात है। तो भारत अमेरिका कहाँ से आएगा?
अफ्रीका कहाँ से आएगा? तो भारत यूरोपीय संघ के बीच क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना इसका आंसर है बी। कॉमन सेंस से ये लॉजिकल गेसिंग में नॉमेनक्लेचर वाली थीम से आप सोच सकते हो। हु इज द फाउंडर ऑफ चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक? डीप सीक का यूज मैंने भी करने की काफ़ी कोशिश की उसकी लैंग्वेज को देखने के लिए। उसका लैंग्वेज जो स्टेटमेंट फ्रेमिंग है, लैंग्वेज फ्रेमिंग है, वो बेटर है बाकी उससे, लेकिन फिर भी अभी एआई पे भरोसा उतना भी नहीं किया जा सकता। आपको बहुत मैनुअली वेरीफाई करना पड़ता है चीज़ें, अदरवाइज अपडेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। तो डीप सीक लेकिन अच्छा कर रहा है। डीप सीक ने कुछ ही लाख डॉलर में उसी लेवल का एआई डेवलप कर लिया जिस लेवल पे चैट जीपीटी वगैरह काम करते हैं। कारण क्योंकि चैट जीपीटी की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी अवेलेबल थी और उनको चाइनीजों ने चुरा भी लिया। तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है लियांग वेन फेंग। लियान वेन फेंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो वर्ष 2025 में निकारागुआ और यूनेस्को के बारे में सच है। कह रहा है कि भाई निकारागुआ ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, वापस क्यों ले लिया? क्योंकि इस संगठन ने, किस संगठन ने? यूनेस्को ने वहाँ के एक निर्वासित व्यक्ति थे, यानी हकाल दिया था, हकाल मतलब भगा दिया था उस राष्ट्र ने, तो उसको सम्मानित किया। ये तो वैसे हो जाएगा ना कि अगर चाइना के किसी विद्रोही को कोई सम्मानित कर दे तो चाइना उस संस्था को बैन कर देगी, अमेरिका ऐसा कर देगा। तो ये बहुत जस्टिफाइड स्टेटमेंट लग रहा है। यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के अवसर पर ये प्रदान किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निकारागुआ के एक व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, आने की संभावना इसकी काफ़ी कम है, बट ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यूनेस्को की वजह से चर्चा में था। ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत के बाह्य ऋण मतलब एक्सटर्नल डेब्ट, इकोनॉमी हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी, जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद इकोनॉमी शुरू कर देंगे, बजट सर्वे के सारी इकोनॉमी। तो उसमें हम देखेंगे कि जो डेप्ट होता है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट। जब अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस इतना बता देता हूँ कि इंटरनल डेप्ट जो होता है उसमें भारत सरकार क्या करती है, बॉन्ड वगैरह इशू करती है, जनता से पैसा लेती है या बैंकों से पैसा लेती है, आरबीआई से पैसा नोट छापने के लिए कहती है। ऐसा जब भारत सरकार कहती है तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में कैश की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसकी वजह से भारत सरकार क्या करती है, विदेशों से उधार लेती है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल डेप्ट। एक्सटर्नल डेप्ट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। वो भी एक्सटर्नल डेप्ट जो होगा लॉन्ग टर्म का जितना होगा उतना अच्छा होगा, सॉफ्ट लोन में जितना होगा उतना अच्छा होगा, प्लस इंडियन रुपी में जितना होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि विदेशी करेंसी में होगा तो वो वॉलेटाइल होता रहेगा, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन बहुत होगा, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इतना समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट मार्च 2025 में जारी किया गया, पूछ रहा है कि बाह्य ऋण एक्सटर्नल जो डेप्ट है भारत के ऊपर वो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री से है, फिर कौन से कंट्री से, फिर कौन से कंट्री से। तो सबसे ज़्यादा हमने कंट्री नहीं, करेंसी सबसे ज़्यादा हमने यूएस डॉलर में लिया है, निश्चित तौर पे जहाँ से भी लेते हैं यूएस डॉलर वगैरह में ज़्यादा मिलता है। फिर इंडियन रुपी में हम सबसे कहते हैं इंडियन रुपी में करेंगे तो थोड़ा सा हमारे फ्लक्चुएशन का को कम झेलना पड़ेगा। फिर जापानी येन में, फिर यूरो में। ठीक है, तो ये इसका है। टोटल बाह्य ऋण कितना है? 717 अरब बिलियन डॉलर, मतलब बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऐसा है। यूएस डॉलर 54%, बाकी सब ऐसे। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों को उनके एसडीजी रैंकिंग के हिसाब से आप लगाइए। भूटान, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। एक कॉमन सेंस है, जितना बड़ा राष्ट्र एसडीजी उसका उतना कम। अगर वो बहुत डेवलप नेशन नहीं है, तो हाईली डेवलप नहीं है, वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका जैसे कंट्रीज, कनाडा जैसे कंट्री, तो उनका एसडीजी कम ही होगा। पाकिस्तान, भारत को तो साइड में कर दो, शुरुआत में लाने का नहीं। भूटान जैसे राष्ट्र शुरुआत में रहेंगे। तो क्या है, भूटान टॉप पे, श्रीलंका फिर, श्रीलंका भरे बहुत ज़्यादा उसकी औकात नहीं है लेकिन एसडीजी में आगे रहेगा, छोटी पॉपुलेशन है, देखभाल कर सकते हैं। फिर भारत, फिर पाकिस्तान। ठीक। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 के बारे में विचार करना है। इस पहली बार ऐसा है कि 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया, सबसे ज़्यादा है। जनरली ऐसे ही होता है, अगली बार आप देखोगे वहाँ अगली बार सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर अगली बार सबसे ज़्यादा रहेगा। बजट हो गया और इस तरीके से चीज़ें होगी, वो बढ़ती ही जाएंगी, जैसे जैसे नेशनल डेवलपमेंट होगा नंबर ऑफ़ संस्थाएं बढ़ती जाएंगी रैंकिंग वगैरह में। अमेरिका और चाइना के देखो 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल होंगे, 200 से ज़्यादा शामिल होंगे। आईआईटी बॉम्बे को टॉप रैंक दिया, नहीं आईआईटी बॉम्बे को टॉप रैंक नहीं दिया है, आईआईटी दिल्ली को टॉप रैंक दिया है। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली को टॉप रैंक दिया है, जिसकी रैंक है 1 2 3, बॉम्बे की रैंक है 1 2 9। हाल ही में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, कि भाई क्या अच्छा खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये किसने जारी किया है? यूनेस्को, बच्चों के लिए यही सब देखभाल करती। 10वीं वर्षगांठ के हिसाब से एज ऑफ द 10th एनिवर्सरी
अपडेट इन 2025 हाउ मेनी टोटल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड। कह रहा है कि भाई यूनेस्को के जो ग्लोबल जियो पार्क हैं वो दुनिया में कितने हैं 2025 के अपडेटेड डेटा के हिसाब से। मैं आपको बताऊं कि अभी एक तो कम समय हुआ है, कह रहा है 10th एनिवर्सरी, तो 10th एनिवर्सरी है तो थोड़ा सा कम ही होगा। अगर यहाँ पे हज़ार दे देता तो थोड़ा सा संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती। तो पहली चीज़ तो संख्या थोड़ी सी कम रहेगी। दूसरी, ये जो जियो पार्क है या ग्लोबल जियो पार्क जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं? जियो पार्क मतलब जहाँ पे भी जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का स्थल है। जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का स्थल क्या, कि भाई कहीं पे डायनासोर के अंडे मिल गए, कहीं फॉसिल्स बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे जियोलॉजिकल एरियाज जो हैं उनके पाए जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। और अगर होगा भी तो यूनेस्को उसको बहुत रिकॉग्नाइज करेगा, इसकी संभावना और कम है। ग्लोबल जियो पार्क के रूप में मान्यता देगा और भी कम है। ये कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मामला थोड़ी है। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कर्नाटका में कोई एरिया है जहाँ पे कुछ तो भी जियो पार्क जैसा सीन था और उसको आम जनता जान नहीं पाई और उसमें अपना घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना और वहाँ के फॉसिल को भर भर के बेचना शुरू कर दिया उसको किसी प्रोडक्ट के लिए। तो भारत में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एनक्रोचमेंट इतना है कि जियोलॉजिकल पार्क वगैरह तो आप भूल ही जाओ। तो भारत तो उसमें रहेगा नहीं। ठीक है, आंसर इसका क्या है? 229 जो है टोटल यूनिवर्सल ग्लोबल जियो पार्क हैं। 16 नए जियो पार्क अभी एड हुए हैं। कहाँ पे? 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल 229 हैं, 16 जो है 2025 में ऐड किए गए। पक्षियों की प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कह रहा है, जो आईओसी और क्लेमेंट सूचियों की जगह लेती है, पूरी दुनिया में पक्षी वर्गीकरण को मान्यता देती है। अब यहाँ पे क्या है? पक्षी है, पक्षी मतलब एवी से आएगा, है ना? तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप सोच सकते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज़ चुन लो। इसका आंसर है सी, एवी लिस्ट। चेकलिस्ट कह रहा है तो एवी लिस्ट, बस इतना याद रखने का। ठीक है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वगैरह मिलकर सब तैयार करते हैं। ध्यान नहीं देने का इतना, नॉमेनक्लेचर से आप कैसे हल कर सकते हो उसके लिए क्वेश्चन डाला गया। हाल ही में जारी वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट के हिसाब से निम्नलिखित देशों को उनकी कुल स्थापित ऑन सोर पवन ऊर्जा क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दो प्रकार की एनर्जी जनरेशन होती है, विंड एनर्जी जनरेशन, एक ऑन सोर और एक ऑफ सोर। सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब होता है तट। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, बाकी लोग हंसे ना कि क्या बता रहा है मास्टर। ऑन का मतलब होता है तट पर, ऑफ का मतलब तट से बाहर। तो समंदर में जो होगा वो होगा ऑफ शोर, समुद्र के तट पे जो होगा होगा ऑन शोर, क्योंकि शोर का मतलब होता है तट। तो ऑन शोर जो ये है विंड एनर्जी है, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भाई भारत की रैंक पहली तो नहीं होगी, पक्का है। और भारत का जो तटीय एरिया है वो भी कोई सबसे ज़्यादा नहीं है और हर जगह पे उत्पादन भी नहीं हो सकता एनर्जी का, तो पहले तो पानी की संभावना नहीं है। तो चीन पहला है, अमेरिका दूसरा है, जर्मनी तीसरा है, भारत चौथा है। तो चौथे रैंक पे भारत है, आंसर। ठीक, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, ग्रीन से वैसे भी ग्रीन एनर्जी जैसा कुछ है, ट्रांजिशन मतलब भाई बदलाव करो ग्रीन की तरफ, अलायंस इंडिया, इसके बारे में बताओ। इसे डेनमार्क द्वारा फरवरी 2025 में भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, नाम से स्पष्ट, हाँ ये सब सहयोग का पॉजिटिव है, रिलेटेड है, ओके। ये गठबंधन दोनों देशों द्वारा वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी, ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। डेनमार्क भी एक एग्रीकल्चर वाला कंट्री है, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना चाहता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सैन्य समझौता कहाँ से आ गया? 1 और 2 सही। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक, या इसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसके बारे में क्या सही है? यूनेप जारी करता है, कह रहा है, ठीक। दूसरा, अब भाई फैक्चुअल है, पता है तो पता है, इससे पहले चूंकि ऐसे सवाल आते रहे इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यूनेप जारी नहीं करता है। भारत कह रहा है 10वें स्थान पर रहा, इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा, भारत 10वें स्थान पर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक सेकेंड, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें किस तरीके से बेहतर काम किया जा रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस किया जा रहा है, उसका इंडेक्स है। तो भारत 10वें स्थान पर है, भारत काफ़ी काम कर रहा है क्लाइमेट रेजिलियंस होने के लिए, क्लाइमेट से डील करने के लिए। तो दूसरा ठीक है, पहला गलत है। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला एआई आधारित डायग्नोस्टिक क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? सऊदी अरबिया में। बस फैक्ट है यार। मई 2025 में पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? देखो, अफ्रीकन जो कंट्रीज है ना बेचारे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो बीमारी है ना वो बाकी दुनिया की बीमारी नहीं है, ठीक।
इसके लिए उनकी मदद ज़्यादा बहुत लोग करते नहीं। जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा HIV था तब उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अभी वो HIV से भी हेल्प खींच रहे हैं अफ्रीका से, डोनेशन देना बंद कर दिया है ट्रंप ने। ऐसे ही एक टर्म ये होता है क्या, ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीजेज। ये डिजीज सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में ही पाई जाती हैं। नेग्लेक्टेड इसलिए क्योंकि ज़्यादा पूरी दुनिया में ये फैलाव होता नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा रिसर्च होता नहीं है। ठीक है, तो मलेरिया की जहाँ तक बात की जाए तो भाई मलेरिया तो बहुत ज़्यादा आसानी से ख़त्म होगा नहीं वहाँ पे। काला आजार एक ऐसा मामला है जिससे बहुत ज़्यादा डेथ भी होती है, प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस पर पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा जोर है। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ऐसे इसमें बहुत इफेक्टिव कोई वैक्सीन वगैरह है नहीं। तो काला आजार इसका आंसर है कि 6 राष्ट्रों ने मिलकर के मई 2025 में एक समझौता किया है कि इसको ख़त्म किया जाए, काला आजार को। ठीक। 82 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के लिए जो कार्यकाल है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं। पाकिस्तान अगर आप देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़ था कि पाकिस्तान ने यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्य होने के नाते मीटिंग बुलाई है और भारत को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मित्र राष्ट्रों ने इसको टाल दिया, फाइल कर दिया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से कार्यकाल संभाला है। बात हो रही है यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से, तो इसका आंसर बी है। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाटविया, लाइबेरिया, ये कंट्रीज। पाकिस्तान 2025 से, 25 और 26, वो लोग 26-27। इससे पहले 2025 से जिनका चालू हुआ डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3 से सम्मानित किया गया, जो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका आंसर है साइप्रस। इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे, रूस ने भी जब सम्मानित किया था तब इसकी चर्चा बहुत थी। तो ऐसे ही ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3, पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को जिन जिन राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया उसकी लिस्ट देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर द इकोनॉमिस्ट ने 2025 का ग्लास सीलिंग इंडेक्स, मैंने जब मेंस पढ़ाया 100 बार कम से कम ग्लास सीलिंग बोला होगा, तो ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है कि भाई महिलाएं स्वतंत्र है, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनके सामने एक दरवाज़ा लगा दिया गया, एक दीवार बना दी, वो दीवार दिखाई नहीं देती है क्योंकि शीशे की दीवार है, ऐसे नहीं लगता है अवरोध, लेकिन जाएंगी तो टकरा जाएंगी, उसी को बोलते हैं ग्लास सीलिंग। तो महिलाओं की स्वतंत्रता है लेकिन ग्लास सीलिंग भी है जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। इसके बारे में कथन कौन सा सही है। ये सूचकांक OECD की 29 देशों की रैंकिंग करता है। भारत को जब भाई OECD की रैंकिंग करता है तो भारत कहाँ से आ गया, भारत OECD के मेंबर थोड़ी है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला सही हो गया। अब दूसरे और तीसरे और चौथे में देख लो क्या आंसर है इसका, 134। स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़ दिया। ये सब पूछेगा नहीं, खाली ये पहला स्टेटमेंट शायद पूछेगा एग्जाम में। OECD के देशों की रैंकिंग करता है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। द इकोनॉमिस्ट एक फेमस पब्लिकेशन है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चागोस आर्किपेलागो के बारे में इसलिए न्यूज है क्योंकि पिछले साल बहुत न्यूज में तो शायद सवाल इस पर नहीं पूछा था। ब्रिटेन ने जबरदस्ती मॉरिशस के इस आर्किपेलागो का मतलब बहुत छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, छोटे छोटे द्वीपों को आइलैंड बोलते हैं, इनका समूह जो है आर्किपेलागो हो जाएगा। तो चागोस जो द्वीप समूह है उस पर कब्जा कर लिया था यूके ने, और डिकोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसके बाद भी छोड़ा नहीं था। तो मॉरिशस कहाँ चला गया, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। भारत ने समर्थन किया मॉरिशस का। मामला हुआ कि ICJ ने मॉरिशस के हक में फैसला दिया, कहा कि भाई यूके इसे खाली करे। भारत ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन फिर यूके ने और अमेरिका ने भारत की तारीफ भी विवाद में किया। भारत से कहा, मॉरिशस से कहा कि भाई हमारी उपस्थिति वहाँ पे ज़रूरी है और थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाओ। तो मॉरिशस ने क्या कहा, 99 साल की हम लीज पे देते हैं यूके को, और फिर यूके इसको डियागो गार्सिया को, चागोस आर्किपेलागो में एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सियो को अमेरिका को उसने लीज पर दे दिया मिलिट्री अड्डा बनाने के लिए, जो पहले से अमेरिका बनाए ही हुए था। तो मॉरिशस के सॉवर्निटी में है, मॉरिशस के कंट्रोल में है, लेकिन लीज पे दिया हुआ है किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने किसको दिया हुआ है, सबलेटिंग किया हुआ है USA को। और वहीं से USA धमकी देता है कि ईरान को हम मारेंगे, और ईरान कहते हैं वहाँ पे अटैक करेंगे। तो यूके ने हाल ही में इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अच्छा रोल निभाया। ये द्वीप समूह प्रशांत महासागर में। तो भाई ये जो पहला है वो तो ठीक है, दूसरा हिंद महासागर होगा, प्रशांत कहाँ से होगा। ठीक है, नहीं तो भारत का क्या इंटरेस्ट था फिर। US के मिलिट्री बेस है वहाँ पे, यूके ने उसको दिया हुआ है। मॉरिशस ने यूके को, यूके ने USA को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2025 में मॉरिशस यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया। इस सम्मान का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द ओशियन। मुझे लग रहा है जितना बड़ा राष्ट्र नहीं उससे बड़ा सम्मान है। तो इसका आंसर है दोनों। ठीक है, मॉरिशस ने दिया और ग्रैंड कमांडर की उपाधि थी। ठीक है, हाल ही में किस देश ने
टोराइज नामक एक वैश्विक मंच को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? इसका आंसर है सऊदी अरब। टोराइज का मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी। हाँ भाई, टूरिज्म के लिए लोग आएंगे ही तुम्हारे यहाँ, टेक्नोलॉजी है ही, पैसा है तुम्हारे पास, इन्वेस्टमेंट है ही, सस्टेनेबिलिटी के लिए अब तुम काम कर रहे हो। निम्नलिखित देशों में से कौन 2034 में फीफा मेल जो वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेगा? इसका आंसर है सऊदी अरब। जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, वो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंडिया कैरिकॉम समिट, कैरिकॉम से ही आपको समझ में आ जाएगा नॉमेनक्लेचर वाला थीम, कैरिबियन कंट्री अक्रॉस दी अमेरिका, जितने भी कैरिबियन कंट्री हैं उनके साथ भारत ने ये सम्मेलन किया। कहाँ पे किया? जॉर्ज टाउन में किया। ठीक है। और ठीक है, नवंबर 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर है दिल्ली। पहला था इसलिए इसको शामिल किया। भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च वेसल बना रहा है, कौन से देश की मदद से? अच्छा, ये गार्डन रीच से बिल्डर्स, गार्डन एडन गार्डन सुना होगा जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो एडन गार्डन कहाँ पे? कोलकाता में है। तो गार्डन रीच से बिल्डर्स कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो ये किसकी मदद से किया है? पोलर रिसर्च। पोलर रिसर्च मतलब किसी पोलर वाले कंट्री के साथ किया होगा, ऐसे मान के चलो, नॉर्वे इसका आंसर। और नॉर्वे में हमारा परमानेंट स्टेशन भी है, बताओ कहाँ पे है? जहाँ पे हमने सीड बैंक भी, सीड वॉल्ट भी डेवलप किया है, मतलब हमने नहीं किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है। उसका नाम क्या है? ओस्लो। ओस्लो नहीं है। नॉर्वे में कौन सी जगह है? मेरे एक सीनियर जानने वाले गए थे वहाँ पे। कौन सी जगह, नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, नॉर्वे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय मूल की लीना नायर को रिटेल और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। अब भारतीय मूल की हैं, लीना नायर हैं, रिटेल और उपभोक्ता क्षेत्र में योगदान दिया है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सब स्टेटमेंट ठीक ठाक लग रहा है, दिक्कत नहीं लग रही। डॉक्टर सोनल मान सिंह को असम के राज्यपाल द्वारा श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जरा सोचो, ऐसे तो आपको फैक्ट नहीं पता होगा, शंकर देव द ग्रेट, उनकी कर्मस्थली कहाँ रही? असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे रही। कहा जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु वाली परंपरा के थे। तो शंकर देव असम फिट बैठ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक, दोनों ठीक। 21 मई 2025 को वर्चुअली IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता, 24वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? इसका आंसर है श्रीलंका। किस देश ने अप्रैल 2025 में अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जल विद्युत से बिटकॉइन, जिसके पास जल विद्युत होगा वो जल विद्युत से चलाएगा ना बिटकॉइन, भूटान के पास है, चलाएगा। चीन का वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी तत्व, व्हाट इज चाइना अप्रॉक्सीमेट शेयर इन ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट। अभी चाइना ने रेयर अर्थ मेटल को लाइसेंस्ड कर दिया था, जितना लाइसेंस दूंगा उतना ही खुदाई करोगे, उतना ही एक्सपोर्ट करोगे, उसी कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने काउंटर टैरिफ जो लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको काउंटर करने के लिए, सेमीकंडक्टर पे जो बैन लगाया था उसको काउंटर करने के लिए। मजे की बात है कि चाइना जो है उसके पास रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा भंडार है, जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना उसके पास स्टॉक है ना उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। क्यों प्रोडक्शन करता है? दो आधार पे। एक तो उसके पास लैंड बहुत है, तो जहाँ जहाँ रेयर अर्थ मेटल है उनको ऑफकोर्स उसका माइनिंग तो करता ही है। पूरी दुनिया से जो कच्चा माल है रेयर अर्थ मेटल का वो चाइना आता है, और चाइना उसकी प्रोसेसिंग करता है। क्योंकि चाइना में जो जिस केमिकल से प्रोसेसिंग की जाती है, या जिस तरीके की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसको स्केल ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, कि भाई बहुत बड़े लेवल पे करते हो तो थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, वो चाइना में ज़्यादा है। तो बाकी कंट्री जिनके पास रेयर अर्थ मेटल का स्टॉक है भी, वो भी कच्चा माल अपना चाइना में या तो भेज देते हैं, या चाइना उनके खदानों को क्या करता है, एक्विजिशन कर लेता है और वहाँ से कच्चा माल लेके आता है, अपने यहाँ प्रोसेस करता है, फिर पूरी दुनिया में बेचता है। और ये परसेंटेज कितना है? 69%। ठीक। रेयर अर्थ मेटल कहाँ यूज होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वहाँ पे यूज होता है। ये अपना फाइटर प्लेन से लेकर के जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह रेयर अर्थ मेटल आप देख पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मसौदे को अंतिम रूप दिया? पैंडेमिक एग्रीमेंट। ये महत्वपूर्ण सवाल मुझे लग रहा है। पैंडेमिक एग्रीमेंट इसलिए क्योंकि भाई कोविड आया था, दुनिया को लग रहा था एक एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे रियल टाइम पे एक देश दूसरे देश से इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो पूरी दुनिया बर्बाद होने से बच जाए। तो भाई 15 अप्रैल 2025 को इस एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज हुआ। एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट फाइनल हुआ है। 12-13 अप्रैल को ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुआ? ठीक है, दुबई। वन प्लैनेट वन वाइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस इसका थीम। 10 अप्रैल 25 को डॉक्टर कह रहा हूँ, राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट, तो ठीक है डॉक्टर मुर्मू लिख सकते हैं प्रेसिडेंट को। 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? मानद डॉक्टरेट का मतलब है ऑनरेरी है, डिग्री नहीं मिली है पढ़ाई करके, लेकिन वो ऑनरेरी उनको सम्मान दिया गया है, ऐसा है। उसका नाम है स्लोवाकिया। ठीक।
किस देश ने अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड समय 6 घंटे से भी कम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया? जापान ने काम किया। अप्रैल 2025 में IMO इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जहाजरानी उद्योग यानी कि जो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री है, कार्बन टैक्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया voted in favor of first global carbon tax on shipping industry at IMO in अप्रैल 2025। मतलब भारत समेत, इंडिया समेत कितने कंट्रीज ने कार्बन टैक्स लगाया जाए, कार्बन टैक्स समझ लो इस सवाल को, कार्बन टैक्स लगाया जाए किन पे? जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन पे, ऐसे किसी एक प्रस्ताव का समर्थन किया और वोट किया। इसका आंसर 63 है, लेकिन थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा समझ लो। एक्स्ट्रा क्या समझ लो? दुनिया में जो भी शिपिंग इंडस्ट्री है, सामान को ढुलाई करती है, अधिकतर जो समुद्री व्यापार है इन्हीं पर निर्भर है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर के लिए बड़े बड़े जहाज होते हैं। अधिकतर लोग अभी भी क्या करते हैं, जो परंपरागत जो फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंपनीज ही दुनिया की जो बहुत हाईटेक हैं, उन्होंने क्या किया है कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ग्रीन एनर्जी में बेसिकली 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, और दूसरा अमोनिया। अब हो क्या रहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको उत्पादन करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल का सीधा सीधा उपयोग कर नहीं पाएंगे। हाइड्रोजन फ्यूल का इसलिए नहीं उपयोग कर पाएंगे कि भाई उसका स्टोरेज में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित कर लिया और उसके बाद में उसकी मदद से अमोनिया बना लिया या कुछ ऐसा फ्यूल बना लिया जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके आधार पर चलाया जा सकता है। भारत ने अभी कुछ महीने पहले अपनी ढुलाई के लिए, शिपिंग के लिए 1-2 नहीं 110 बहुत बड़े शिप्स का ऑर्डर किया। तो 110 बहुत बड़े शिप का ऑर्डर किया और भारत चाहता है कि कार्बन न्यूट्रलिटी अगर हासिल करनी है तो इनको भी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, ग्रीन फ्यूल पे हम स्विच करेंगे। तो इसलिए भी ये भारत का जो प्रयास है कि कार्बन टैक्स लगा सकते हैं, अदरवाइज भारत कार्बन टैक्स का विरोध करता रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे तो भारत कार्बन टैक्स का विरोध कर रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि भारत ने इसका समर्थन किया है ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी को हम हासिल कर सकें और भारत जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसकी तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो ये 100 सवाल था, हो गया। बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं। पॉलिटी की क्लास आज नहीं लाइव किया क्योंकि ये रिकॉर्ड करना था और इसको रिकॉर्ड करने में पता था 1 घंटे का समय लग ही जाएगा, तो आपको लेट हो जाता। अभी 10:30 बज रहे हैं, डिनर करके मैं बैठूंगा और रिकॉर्ड कर दूंगा देर रात तक। पॉलिटी की जो अंतिम क्लास है एग्जीक्यूटिव वाली, जो पार्ट 5, 6 और 8 वाली है, उसको रिकॉर्ड करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर 2-3 लेक्चर मैक्सिमम आएंगे पॉलिटी पे, उसके बाद हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, तब तक आपका आरओ का एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लो। आरओ के लिए करंट अफेयर में मैं उतना योगदान नहीं दे पाया जितना दे सकता था, बट 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पिक करने की जो कोशिश है उसमें लगभग 250 पूरे हो गए हैं। अगले 3-4 दिनों में बाकी बची हुई 250 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, उनको भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसका जो PDF है वो आपके कोर्स में भी अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा, एप्लीकेशन वेबसाइट पर भी। तो चलें फिर, कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल ना हो तो मिलते हैं बात। ठीक है, हाँ बोलो। पीडीएफ जल्दी अपलोड करा दीजिएगा। अभी विदिन 15 मिनट्स। ठीक है, चलो, गुड नाइट। हाँ भाई, क्या भाई?